हेलो गाइस, वेलकम टू माय रिंकी सागर एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौम के नाम संदेश। भगत सिंह ने कौम के नाम संदेश दिया था। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक चैनल है फैंटेसी फोकस एकेडमी, जहाँ पर हम इंग्लिश की क्लासेस अपलोड करेंगे और वहाँ पर वोकेबलरी हमने पहले ही बहुत सारी दे रखी है। तो वहाँ पर आप जाइए, वोकेबलरी पढ़िए। आपकी जितनी ही स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होगी, जितना आप वोकेबलरी पढ़ेंगे, सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि हमारे पास जब वोकेबलरी हमको याद नहीं होती है, लर्न नहीं होती, तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो वहाँ पर आप जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वोकेबलरी की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी वोकेबलरी वहाँ पर दे रखी है। और एक हमारा इंस्टाग्राम आईडी है फैंटेसी फोकस एकेडमी के नाम से। तो वहाँ पर हम बहुत सारी नॉलेज देते हैं। तो वहाँ पर जाइए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और ये हमारा रिंकी सागर एकेडमी चैनल है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको महापुरुषों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, आपको शहीदों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर हम विचार भी अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आपको विचार मिलेंगे, आपको शहीदों के बारे में मिलेगा, आपको महापुरुषों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए, आपका कौम के नाम संदेश। तो भगत सिंह ने कौम के नाम संदेश दिया था, तो उसको हम जानेंगे। तो ये संदेश दिया था मार्च 1931। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। कौम के नाम संदेश के रूप में प्रसिद्ध और नवयुवक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र शीर्षक के साथ मिले इस दस्तावेज के कई प्रारूप और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। ये एक संक्षिप्त रूप है। लाहौर के पीपल्स में 29 जुलाई 1931 और इलाहाबाद के अभ्युदय में 8 मई 1931 के अंक में इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। जो इन्होंने ये लिखा था ना, तो 8 मई 1931 में इसके जो अंश है कुछ प्रकाशित हुए थे। किसके हुए थे? कौम के नाम संदेश के। ये दस्तावेज अंग्रेज सरकार की एक गुप्त पुस्तक बंगाल में संयुक्त मोर्चा आंदोलन की प्रगति पर नोट से प्राप्त हुआ, जिसका लेखक CID अधिकारी CIS फेयरवेदर था और उन्होंने 1936 में लिखी थी। उसके अनुसार ये लेख भगत सिंह ने लिखा था और 3 अक्टूबर 1931 को श्रीमती विमला प्रभा देवी के घर से तलाशी में हासिल हुआ था। संभवतः 2 फरवरी 1931 को यह दस्तावेज लिखा गया। अब आपको पता था कि यहाँ पर दस्तावेज की अब बात आ रही है। तो दस्तावेज का मतलब होता है कि एक ऐसे डिजिटल या भौतिक फाइल, डिजिटल मतलब कोई आपने कोई PDF बनाई, कोई कंटेंट बनाया, कोई फैक्ट निकाले और आपने उसमें लैपटॉप या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर में आपको सेव कर लिया, तो वह डिजिटल से संबंधित होता है। भौतिक फाइल जैसे कि हम रजिस्टर वगैरह पे लिखते हैं फाइल और लिख के वहाँ पे रख देते हैं संभाल के, जैसे कि मतलब जिसमें कि मतलब पाठ, चित्रण वगैरह जो होता है या मल्टीमीडिया जैसी जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं कि रिकॉर्ड करने, ये इतने सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये जो दस्तावेज से बात हो रही है तो डिजिटल से संबंधित होती है। इसका कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना, फाइल में एक सेव कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने, संग्रहित करने, कहीं प्रसारित करने के लिए किया जाता है कि हाँ हमने ये चीज़ मिली है और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम पब्लिक को जानकारी देंगे, ठीक है। तो दस्तावेज से मतलब यही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे नवयुवक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। 1 साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने हमारे सामने शासन विधान में परिवर्तन के संबंध में कुछ निश्चित बातें पेश की हैं और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया है कि वे आकर शासन विधान तैयार करने के कामों में मदद दें। कांग्रेस के नेता इस हाल में आंदोलन को स्थगित कर देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर स्थगित शब्द आया, तो स्थगित का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना या निलंबित करना, या कहे जानबूझ कर किसी कार्य को बाद में करने के लिए टाल देना। तो निलंबित का मतलब ये होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर आया निलंबित। वे लोग आंदोलन स्थगित करने के हक में फैसला करेंगे या खिलाफ, ये बात हमारे लिए बहुत महत्व नहीं रखती।
ये बात निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होना लाजमी है। ये दूसरी बात है कि समझौता जल्दी हो जाए या देरी हो, वस्तुतः समझौता कोई हेय या निंदा योग्य वस्तु नहीं है, जैसे कि साधारणतः हम लोग समझते हैं, बल्कि समझौता राजनीतिक संग्रामों का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। कोई भी कौम जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, जरूरी है कि वह प्रारंभ में असफल हो और अपनी लंबी जद्दोजहद के मध्यकाल में इस प्रकार के समझौते के जरिए कुछ राजनीतिक सुधार हासिल की जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो ये कुछ शब्द आए, जैसे कि लाजमी, लाजमी का मतलब होता है आवश्यक रूप से या अनिवार्य रूप से होता है, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि समझौता कोई है या निंदा योग्य वस्तु नहीं है। तो है का मतलब होता है घृणित या तुच्छ टाइप, और निंदा का मतलब होता है बुराई करना या झूठ मूठ दोष निकालना या किसी का मजाक उड़ाना या कहे कोई अपमानित करते हैं किसी को, तो वहाँ पर निंदा से संबंधित शब्द अर्थ होता है। इसी तरह हमने एक यहाँ पर पढ़ा संग्राम। ठीक है, तो संग्राम का जो हमने अर्थ होता है, संग्राम का अर्थ होता है यहाँ पे युद्ध से संबंधित, युद्ध करना या लड़ाई करना, जैसे भीषण संग्राम होता है, लड़ाई करना, या कहते हैं कि संघर्ष चल रहा है या लड़ाई जिसका हम अक्सर युद्ध में किया जाता है, तो वहाँ पर संघर्ष से ये होता है मतलब। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे जो हमने पढ़ा था जद्दोजहद। तो जद्दोजहद का मतलब भी होता है कि मतलब अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना, या कहो कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, जी और जान लगा दिए, तो उसका मतलब होता है जद्दोजहद। ठीक है, कि हमने जद्दोजहद मेहनत की। तो यहाँ पर होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए जी जान या मेहनत, खूब मेहनत करके हमने मेहनत कर दी पूरा उस काम को करने के लिए, तो यहाँ पर ये होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, परंतु वे अपनी लड़ाई की आखिरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपनी ताकतों को इतना दृढ़ और संगठित कर लेती हैं, और उनका दुश्मन पर आखिरी हमला ऐसा जोरदार होता है कि शासक लोगों की ताकतें उस वक्त तक भी यह चाहती हैं कि उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर लेना पड़े। यह बात रूस के उदाहरण से भलीभांति स्पष्ट की जा सकती है। 1905 में रूस में क्रांति की लहर उठी। क्रांतिकारी नेताओं को बड़ी भारी आशाएं थीं। लेनिन उसी समय विदेश से लौटकर आए थे, जहां वे पहले चले गए थे। वे सारे आंदोलन को चला रहे थे। लोगों ने कोई दर्जन भर भूस्वामियों को मार डाला और कुछ मकानों को जला डाला, परंतु वे क्रांति सफल न हुई। उसका इतना परिणाम अवश्य हुआ कि सरकार को सुधार करने के लिए बाध्य हुई और ड्यूमा यानी पार्लियामेंट की रचना की गई। उस समय लेनिन ने गुमा में जाने का समर्थन किया, मगर 1906 जब 1906 आया, टाइम आया 1906 का, मगर 1906 में उसी का उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, और 1907 में उन्होंने दूसरी ड्यूमा में जाने का समर्थन किया, जिसके अधिकार बहुत कम दिए गए थे। अब यहाँ पर आएगा ये एक शब्द आया भूस्वामी। ठीक है, तो भूस्वामी शब्द आया, तो यहाँ पर भूस्वामी का मतलब होता है, एक शब्द आया था यहाँ पे कि वह व्यक्ति जिसके पास भूमि हो, या कहे सरल शब्दों में कि जो भूमि का स्वामी हो। तो यहाँ पर एक शब्द आया था भूस्वामी, तो वह व्यक्ति जो भूमि का स्वामी हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, इसका कारण था कि वह ड्यूमा को अपने आंदोलन का एक मंच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। इसी प्रकार 1917 के बाद जब जर्मनी के साथ रूस की संधि का प्रश्न चला, तो लेनिन के सिवाय बाकी सभी लोग उस संधि के खिलाफ थे। परंतु लेनिन ने कहा, शांति, शांति और फिर शांति, किसी भी कीमत पर हो शांति। यहाँ तक कि हमें रूस के कुछ प्रांत भी जर्मनी के वारलॉट को सौंप देने पड़े तो भी शांति प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब कुछ बोल्शेविक नेताओं ने भी उनकी इस नीति का विरोध किया, तो उन्होंने साफ कहा कि इस समय बोल्शेविक सरकार को मजबूत करना है।
जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि समझौता भी एक ऐसा हथियार है जिसे राजनीतिक जद्दोजहद के बीच में पग पग पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। जद्दोजहद का हमने भी बताया था, ठीक है, मतलब बताया था कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए काफ़ी प्रयास करना, तो उसका मतलब ये होता है जिससे एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके और आगे युद्ध के लिए अधिक ताकत के साथ तैयार हो सके। परंतु इन सारे समझौतों के बावजूद जिस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए वह हमारा आदर्श और हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं उसके संबंध में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिए। यदि आप 16 आने के लिए लड़ रहे हैं और एक आना मिल जाता है तो एक आना जेब में डालकर बाकी 15 आने के लिए फिर जंग छेड़ दीजिए। हिंदुस्तान के मॉडरेटों की जिस बात से हमें नफरत है वह यही है कि उनका आदर्श कुछ नहीं है। वे एक आने के लिए ही लड़ते हैं और उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। भारत की वर्तमान लड़ाई ज़्यादातर मध्य वर्ग के लोगों के बलबूते लड़ी जा रही है जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर आर्थिक दबाव डालकर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है। भगत सिंह जी अपने संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है और क्या करना चाहती है कांग्रेस। परंतु जहाँ तक देश के करोड़ों मजदूरों और किसान जनता का ताल्लुक है उनका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश की लड़ाई लड़नी हो तो मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा, उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। नेता उन्हें आगे लाने के लिए अभी तक कुछ नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के साथ साथ भूमिपतियों, पूंजीपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है। परंतु कांग्रेस का उद्देश्य ये नहीं है। जो अपने संदेश में लिख रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हमें लाना है, किस किस से छुटकारा पाना है, किसको बराबर लाना है, तो सबको बराबर की बात कर रहे हैं। वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के बराबर की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के लोग संपूर्ण क्रांति नहीं चाहते। सरकार पर आर्थिक दबाव डालकर वे कुछ सुधार और लेना चाहते हैं। भारत के धनी वर्ग के लिए कुछ रियायतें और चाहते हैं और इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस का आंदोलन किसी न किसी समझौते या असफलता में खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक शब्द लिया भूस्वामी, है ना, एक शब्द आया था यहाँ पे भूस्वामी। तो भूस्वामी का मतलब, हाँ मैंने पढ़ा दिया था भूस्वामी का कि किधर आया था, पूंजीपति। हाँ पूंजीपति। तो पूंजीपति का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूंजी है। तो वो मतलब पूंजी में आपका बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है, आपका कैश मतलब जो अचल संपत्ति सभी हो जाता है पूंजीपति। और आपका यहाँ पर एक भूस्वामी मतलब होता है जो जिसके पास भूमि हो, जो भूमि का स्वामी हो, ठीक है, यहाँ पर भी। तो अब हम आपको बता दें, और यहाँ पर उद्धार का एक आया था एक शब्द। तो उद्धार का मतलब होता है कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। तो ये मैं बीच बीच में ये जो शब्द हैं तो ये भी बताती जा रही हूँ ताकि आप इनका मतलब समझ सकें, अर्थ। इस हालत में नौजवानों को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए वक्त और भी सख्त आ रहा है। उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं उनकी बुद्धि चकरा ना जाए या तो वे हताश न हो बैठे। महात्मा गांधी की 2 लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद वर्तमान परिस्थितियों और अपने भविष्य के प्रोग्राम के संबंध में साफ साफ नीति निर्धारित करना हमारे लिए अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इतना विचार कर चुकने के बाद मैं अपनी बात अत्यंत सादे शब्दों में कहना चाहता हूँ। आप लोग इनकलाब जिंदाबाद यानी लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन का नारा लगाते हो। ये नारा हमारे लिए बहुत पवित्र है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये ना थोड़ा बीच में लिखते पर
जो पैराग्राफ है गलत हो गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं रहा सेट करने का। तो यहाँ पर लिख रहा है ना, इतना विचार कर चुकने के बाद मैं अपनी बात इसके जस्ट बराबर से आएगा, सादे अत्यंत सादे शब्दों में कहना चाहता हूँ। ये ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ ये पैराग्राफ है, तो ध्यान नहीं रहा, थोड़ा स्किप हो गया दिमाग से, तो इसको ये पूरा पैराग्राफ में ही है, ये जगह छूटी है, ये गलती हुई है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब हम नारा लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वस्तुतः जो पुकारते हैं वही करना भी चाहते हैं। असेंबली बम केस के समय हमने क्रांति शब्द की ये व्याख्या की थी। क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मैंने पीछे पढ़ा था इनकलाब। इनकलाब का मतलब होता है कि मतलब परिवर्तन लाना या बदलाव लाना, या कहो कि पुरानी जो व्यवस्था है या सत्ता है उसको उखाड़ फेंक कर नई व्यवस्था लाना, इसका इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन करना। जो भी पीछे शब्द था क्रांति से संबंधित, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब होता है किसी कार्य को करने की सुव्यवस्थित नियम या विधि से संबंधित होता है, तो यहाँ पर यही होता है। तो अब हम इसको पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं पूरा। जब आप नारे लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वस्तुतः जो पुकारते हैं वही करना भी चाहते हैं। असेंबली बम केस के समय हमने क्रांति शब्द की ये व्याख्या की थी। क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। इस उद्देश्य के लिए हम पहले सरकार की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस समय शासन की मशीन अमीरों के हाथ में है। सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिए तथा अपने आदर्शों के क्रियात्मक रूप देने के लिए, अर्थात समाज का नए सिरे से संगठन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार करने के लिए हम सरकार की मशीन को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। एक क्रियात्मक शब्द आया, तो क्रियात्मक का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ या कोई चीज़ करने या अमल में लाने के लिए जो होती है उसे हम क्रियात्मक कहते हैं। जैसे कोई चीज़ है, हमने ये ठान लिया कि भाई ये चीज़ लानी है, इसको हमें करके दिखाना है, तो वो क्रियात्मक से संबंधित होता है। सिद्धांत का मतलब होता है कि ये कोई ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली होती है जो मैंने बताया था, सुव्यवस्थित विधि या नियम होता है जो साक्ष्यों पर आधारित होती है, फैक्ट पर आधारित होती है, जैसे कहो तथ्यों पर आधारित होती है, जो निष्कर्ष प्रदान करती है। जो कोई मुद्दा होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है, यानी कि कंक्लूड निकलता है, कंक्लूजन। जैसे कि व्यक्तिगत आचरण के उसूल क्या है, इस टाइप से ऐसे कुछ निकलता है। या हम यूपीएससी में आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर कंक्लूड करते हैं आंसर के अकॉर्डिंग कि उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो सिद्धांत से मतलब यही होता है। ठीक है, निष्कर्ष, उसका निष्कर्ष क्या होता है, वो क्या निष्कर्ष देना चाहता है आंसर। परंतु इसके लिए साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए। जिन लोगों के सामने इस महान क्रांति का लक्ष्य है, उनके लिए नए शासन सुधारों की कसौटी क्या होनी चाहिए। हमारे लिए निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान रखना किसी भी शासन विधान की परख के लिए जरूरी है। शासन की जिम्मेदारी कहाँ तक भारतीयों को सौंपी जाती है, शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है, और उसमें हिस्सा लेने का आम जनता को कहाँ तक मौका मिलता है। भविष्य में उससे क्या आशाएं की जा सकती हैं, उस पर कहाँ तक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सर्वसाधारण को वोट देने का हक दिया जाता है या नहीं, भारत के पार्लियामेंट का क्या स्वरूप हो, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की काउंसिल ऑफ स्टेट सिर्फ अमीरों का जमघट और लोगों को फंसाने का एक पिंजरा है, इसलिए उसे हटाकर एक नई सभा जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जमघट का मतलब होता है किसी एक स्थान पर बहुत से लोगों का एकत्र होना होता है, या कहे कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ भाड़ है, जमघट ये कहते हैं, जमावड़ा, ये कहते हैं ना कि बहुत सारी भीड़ होती है, कहीं देखते हैं कि बहुत हुजूम में लग रहा है, बहुत हुजूम है, तो वह जमघट का यही सारे अर्थ निकलते हैं। जमघट का मतलब यही होता है।
प्रांतीय स्वराज्य का जो निश्चय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुआ, उसके संबंध में मेरी राय है कि जिस प्रकार के लोगों को सारी ताकतें दी जा रही हैं, उससे तो ये प्रांतीय स्वराज न होकर प्रांतीय जुल्म हो जाएगा। इन सब अवस्थाओं पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले हमें सारी अवस्थाओं का चित्र साफ तौर पर अपने सामने अंकित कर लेना चाहिए। यद्यपि हम ये मानते हैं कि समझौता अर्थ कभी भी आत्मसमर्पण या पराजय स्वीकार करना नहीं, किंतु एक कदम आगे और फिर कुछ आराम है। परंतु हमें साथ ही ये भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक भी और कुछ नहीं है। वह अंतिम लक्ष्य और हमारे लिए अंतिम विश्राम का स्थान नहीं है। हमारे दल का अंतिम लक्ष्य क्या है और उसके साधन क्या है, ये भी विचारणीय है। दल का नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है और इसलिए इसका लक्ष्य और सोशलिस्ट समाज की स्थापना है। कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकल हिंदुस्तानियों के हाथों में आ जाएगी। हमारा लक्ष्य शासन शक्ति को उन हाथों को सुपुर्द करना है जिनका लक्ष्य समाजवाद हो। राजनीतिक क्रांति का मतलब होता है कि जो सरकार में जो मौजूदा जो सरकार होती है, जो उपस्थित जो शासक होता है, उस राजनीतिक व्यवस्था को जो चला रहा होता है, तो जो चल रही होती है उस समय, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उखाड़ कर फेंकना। ठीक है, उस राजनीतिक क्रांति का मतलब ये होता है कि जो उस समय जो सत्ता है उसको बलपूर्वक उखाड़ के फेंक दो, सत्ता परिवर्तन बिल्कुल कर दो। इसके लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करना आवश्यक होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए लॉर्ड रीडिंग या इरविन की जगह तेज बहादुर या पुरुषोत्तम दास ठाकुर के आ जाने से कोई भारी फर्क न पड़ सकेगा। पूर्ण स्वाधीनता से भी इस दल का यही अभिप्राय है। जब लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया तो हम लोग पूरे दिल से इसे चाहते थे, परंतु कांग्रेस के उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा, समझौते का दरवाजा अभी खुला है। अब यहाँ पर यह आया स्वाधीनता। ठीक है, स्वाधीनता का मतलब होता है यहाँ पे कि अपनी मर्जी से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अभी जो हमारे जो देश के जो निर्णय कौन ले रहा था, अंग्रेज लोग ले रहे थे, है ना। हमारे देश अपने विदेशी लोग चला रहे थे। तो हम क्या चाहते थे, अब स्वाधीनता के हम चाहते हैं कि हम अपने देश के जो जितने भी निर्णय हैं हमारे देश के लोग जो शासन करेंगे वो लोग लें। या कहें कि स्वाधीनता का मतलब होता है कि अपनी मर्जी का मालिक, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं बिल्कुल भी। हमारे देश की जो सत्ता है उस सत्ता में कोई विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं। तो यह स्वाधीनता से मतलब ये होता है। इसका अर्थ यह है कि वे पहले ही जानते थे कि उनके लड़ाई का अंत इसी प्रकार की किसी समझौते में होगा और वह पूरे दिल से स्वाधीनता की घोषणा न कर रहे थे। हम लोग इस वेदली से घृणा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए नौजवानों को कार्यकर्ता बनकर मैदान में निकलना चाहिए। नेता बनने वाले तो पहले ही बहुत हैं। हमारे दल को नेताओं की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दुनियादार हैं, बाल बच्चों और गृहस्थी में फंसे हैं, तो हमारे मार्ग पर मत आइए। आप हमारे उद्देश्य से सहानुभूति रखते हैं तो और तरीकों से हमें सहायता दीजिए। सख्त नियंत्रण में रह सकने वाले कार्यकर्ता ही इस आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दल इस उद्देश्य के लिए छिपकर काम करे। हमें युवकों के लिए स्वाध्याय मंडल यानी स्टडी सर्कल खोलने चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पर जो पढ़ा था एक अभिप्राय आया था शब्द, और यहाँ पर एक अधिवेशन भी शब्द आया था पीछे। तो यहाँ पर एक अभिप्राय से मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के मन की वह इच्छा या विचार या कहें कि उद्देश्य से होता है जो किसी कार्य या बात के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। और यहाँ पर हम अधिवेशन शब्द आया था।
अधिवेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बैठक हो गई या सम्मेलन, सम्मेलन हो गया, बैठक या सम्मेलन, या कहें कि कोई निर्णय के लिए आयोजित की जाने वाली कोई आधिकारिक बैठक हो गई, या कहते हैं कि सभा होती है, सभा करते हैं, तो उससे संबंधित होता है अधिवेशन। और यहाँ पर स्वाध्याय पढ़ा था हमने। स्वाध्याय का मतलब होता है कि स्वयं का अध्ययन करना। होता नहीं है कभी पूरे दिन हम लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, फिर शाम को फ्री होते हैं, आराम करते हैं, तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में अध्ययन करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या क्या अब तक कर लिया है, कैसा है। तो मतलब होता है कि अपने आत्मज्ञान के लिए स्वयं के द्वारा किया गया एक प्रयास भी कह लो कि हमें अभी ये करना है, वो करना है, तो हम खुद के बारे में जानते हैं, ज्ञान अर्जन करना। यह कहें कि जो हमने विचारों या व्यवहार या कहें दोषों को समझकर व्यक्तित्व का विकास करना या ज्ञान अर्जित करना, ये तो स्वाध्याय का मतलब होता है। और जैसे मंडल का मतलब होता है समूह होता है, समूह, ठीक है। या कहें कि राजस्व विभाग के अंतर्गत एक जैसे कोई विभाग होते हैं तो उनको समूह बना दिए, ये तो एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि प्रशासनिक समूह, इस टाइप से। तो मंडल का अर्थ ये होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे पैम्फलेटो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे कि पैम्फलेटो और लीफलेटो छोटी पुस्तकों, छोटे छोटे पुस्तकालयों और लेक्चरों, बातचीत आदि से हमें अपनी विचारों का सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। हमारे जो दल है, तो हमारे दल का सैनिक विभाग भी संगठित होना चाहिए। कभी कभी उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। इस संबंध में मैं अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें गलतफहमी की संभावना है, पर आप लोग मेरे शब्दों और वाक्यों का कोई गूढ़ अभिप्राय न गढ़ें, ठीक है। ये बात प्रसिद्ध ही है कि मैं आतंकवादी रहा हूँ, परंतु मैं आतंकवादी हूँ नहीं। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक वो शब्द आया था पैम्फलेटो का जो अर्थ होता है वो होता है कि छोटी सी जो होती है, छोटी सी बिना जिल्द वाली एक जो पुस्तक होती है। जैसे कि मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत टाइट में पेज में मिलती है 2-3 पन्नों की, तो या फिर क्या है कि जैसे कि शादी का कार्ड वगैरह होता है तो उसमें 2 पेज की होती है ना, उसमें कोई जिल्द नहीं होती, कोई पिन वगैरह नहीं होती, कोई बाइंडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो शादी का कार्ड जो है वो तो बहुत ईजी से समझ जाएंगे, तो होता है तो उसको ना पैम्पलेट बोलते हैं। तो उसमें छोटी छोटी क्या होता है, उसमें जान प्रचार देते हैं, जैसे वो शादी का प्रचार देते हैं कि इतना इतना प्रतिभोज है, ये इतना टाइम खाने का इतना बारात का है, तो वो जानकारी देते हैं। तो उसी समय से कह रहे हैं कि मतलब पैम्पलेट एक छोटी बिना जिल्द वाली प्रचार पुस्तक है जिसका उपयोग क्या करते हैं, किसी विषय पर जानकारी देने, जागरूकता फैलाने या मार्केटिंग प्रचार के लिए किया जाता है। हम ऐसा करते हैं। आमतौर पर एक या कुछ पन्नों का होता है। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा है एक पंपलेटो का तो हमने मतलब जान लिया। अब यहाँ पर लीफलेटो का मतलब होता है कि एक छोटी पत्ती या कहें संयुक्त पत्ती का छोटा हिस्सा, जो हमें काय काम आता है। जैसे कि हमें सूचना पत्र, या हम कहें कि आमतौर पर विज्ञापनों या प्रचार या जन जागरूकता के लिए लोगों के बीच में बांटे जाते हैं। एक संयुक्त पत्ती, लीफलेटों का मतलब होता है संयुक्त पत्ती या संयुक्त पत्तियों का हिस्सा। संयुक्त पत्ती जैसे कि एक छोटा सा हमने पत्ती का पौधा ले लिया, उसमें बहुत सारी पत्ती जैसे कि हम एक होता है कि एक भांग का एक वो लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी पत्ती होती है, एक वो तोड़ो तो उसमें नीली सारी पत्तियों का गुच्छा होता है, तो इससे लीफलेटों का मतलब निकलता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ जिसके कुछ निश्चित विचार और निश्चित आदर्श हैं, और जिसके सामने एक लंबा कार्यक्रम है। मुझे यह दोष दिया जाएगा, जैसे कि लोग रामप्रसाद बिस्मिल को भी देते थे, कि फांसी की काल कोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में कोई परिवर्तन आ गया,
परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे जो विचार हैं अब भी वही हैं, मेरे हृदय में अब भी उतना ही और वैसा ही उत्साह है और वही लक्ष्य है जो जेल के बाहर था। पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से बहुत आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है, अभी तो बहुत बार हानिकारक भी है। उसकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों किसानों का संगठन होना चाहिए और सैन्य विभाग युद्ध सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे। यदि हमारे नौजवान इसी तरह प्रयत्न करते जाएंगे तब जाकर एक साल में स्वराज्य तो नहीं किंतु भारी कुर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुजरने के बाद अवश्य ही विजय होंगे। और यहाँ पर लिखते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और ये जो कौम के नाम संदेश दिया था वो 2 फरवरी 1931 को प्रकाशित हुआ। तो गाइस आज की हमने वीडियो में जाना कौम के नाम संदेश में। तो आप वीडियो को बार बार देखना, बार बार जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। और जो शब्द हैं वो भी मैंने बताए हैं, जो कठिन कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी बताया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। और लास्ट में मैं फिर कहना चाहूँगी कि मेरा एक जो फैंटेसी फोकस एकेडमी है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पर बहुत सारी वोकेबलरी हमने दे रखी है, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी। तो वहाँ पर आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़िए। जितना वोकेबलरी पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए इंग्लिश अच्छा बोल पाएंगे। और हमारा फैंटेसी फोकस एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर मैं बहुत सारी नॉलेज देती हूँ। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको नॉलेज को बढ़ाइए, वहाँ पर पढ़िए। और जो हमारा ये रिंकी सागर एकेडमी है तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ शहीदों के बारे में जानने के लिए मिलेगा, महापुरुषों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर मैं अपने विचार भी अपलोड करूँगी वीडियो बना के, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आगे कोई और वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूँगी अच्छी सी। और ये जानकारी के साथ साथ आपको इतने सारे जो शब्द हैं, जो आपकी हिंदी वोकेबलरी है वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जितने भी हिंदी के जो टफ शब्द होते हैं, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनके सारे अर्थ मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी जानकारी बहुत अच्छा महसूस होगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जो आमतौर पर हम शब्दों को किताबों में हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम उनका मतलब पता नहीं होता है, तो वो साथ साथ मैं वो भी पढ़ाती जा रही हूँ। तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, पढ़ेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि अच्छा चलो हम जानकारी तो ले ही रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें अर्थों का भी पता चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे।